हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं दीपाली पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं अद्वैत एजुकेशन पर। सबसे पहले तो बच्चों को वीडियोस बहुत पसंद आ रहा है, उस चीज़ के लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया आप सभी को। हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही हम और भी अच्छा इंटरेक्टिव लेक्चर्स आप लोगों के लिए लाने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारी टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज जो चल रही है, जिसमें हम 60 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज कंटेन्ड इन अ ड्राई सेल। जो हमारा शुष्क सेल होता है उसमें किस तरीके की ऊर्जा निहित होती है। क्वेश्चन पूछा है आरआरबी में 2003 में क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारा शुष्क सेल क्या होता है? जो हमारा ड्राई सेल होता है, ड्राई सेल का मतलब ही है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिकल आउटपुट लेते हैं। लेकिन सेल के अंदर क्या कॉम्बिनेशन होता है, किस एनर्जी का कॉम्बिनेशन होता है? तो यदि हमारा कोई सेल है तो हमको पता है कि सेल के अंदर जो है एक रासायनिक क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो जब सेल के अंदर रासायनिक क्रिया हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि शुष्क सेल में किस तरीके की ऊर्जा निहित होती है? क्या यांत्रिक होगा, विद्युतीय होगा, रासायनिक होगा या तापीय ऊर्जा होगा? तो हम कहेंगे कि जब सेल के अंदर हमारे क्या हो रहा है, कोई हमारा एक केमिकल भरा होता है, विलयन होता है, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उनके बीच विद्युत अपघटन का प्रोसेस होता है। तो जब विद्युत अपघटन होता है तो इन चीजों को, इन सारे क्रियाकलापों को हम क्या कहते हैं? द होल एक्टिविटी विल बी नोन एज रासायनिक या केमिकल रिएक्शन। इसलिए हम कहेंगे सेल के अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है या रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। कभी भूलेगा तो नहीं, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो हम सबसे पहले अपने दिमाग में एक सेल को लाएंगे। सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है कि सेल के अंदर किस तरीके की अभिक्रिया होती है। तो जब सेल के अंदर इस तरीके की अभिक्रियाएं होती हैं तो हम कहेंगे कि एक रासायनिक रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो कौन सी एनर्जी होगी अंदर? रासायनिक ऊर्जा होगी। और सेल के बाहर की बात करूं तो क्या होगा? विद्युतीय ऊर्जा होगा। क्लियर? चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, सेल के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है, जिसको हम क्या कहेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज कंटेन्ड इन अ ड्राई सेल। तो हम कहेंगे केमिकल एनर्जी कंटेन्ड इन अ ड्राई सेल। क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प इज व्हाइट हीटेड बट द फ्रंट एंड ऑफ द वायर होल्डिंग द फिलामेंट इज ओनली स्लाइटली वार्म बिकॉज। क्यों? एक विद्युतीय लैंप जो होता है आपका, उसका जो वायर है वो श्वेत तप्त हो जाता है फिलामेंट, किंतु फिलामेंट को थामे रखने वाली जो तार है, सपोर्टिंग वायर है जो, वो क्या होता है? उसका मात्र थोड़ा सा ही गर्म होता है। उसका जो सिरा है, अगला सिरा, वो मात्र थोड़ा सा ही गर्म होता है। इसका क्या रीजन है पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देख लें कि हमारा इलेक्ट्रिकल बल्ब कैसा दिखता है ना। फिलामेंट कहाँ पर लगा होता है, सपोर्टिंग वायर कहाँ पे लगा होता है, ये एक हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हमारा क्लियर होगा। पहले तो ये देख लो कि आरआरबी में पूछा है, 2006 में 2 बार पूछा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम कि हमारा इलेक्ट्रिकल बल्ब कैसा दिखता है। देखो, इलेक्ट्रिकल बल्ब का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ये हमारा बाहरी स्ट्रक्चर होता है ना। बल्ब हमारा कुछ ऐसा होता है, इलेक्ट्रिकल बल्ब कुछ ऐसा होता है, जिसका अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। एक बार इसको समझ लोगे ना, फिर बल्ब से कोई भी क्वेश्चन बने, बनना ही है। 100% तय है कि रेलवे में, एसएससी में भी इससे क्वेश्चन बनना ही है, ठीक है। तो कैसे बनेगा, एक बार आप इसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी देख लोगे तो आपको फिर इसका सॉल्यूशन भूलने वाला नहीं है। देखिए, हमारा जो ये बल्ब है, ये बल्ब जो बना हुआ है, ये इसका एक आउटर स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या क्या होता है? एक क्वेश्चन भी बना था कि बल्ब के अंदर जो गैसें होती हैं वो कौन सी होती हैं, तो हमने आंसर दिया था इनर्ट गैसें या अक्रिय गैसें बल्ब के अंदर भरी जाती हैं। तो ये जो आपका पूरा दिख रहा है, यहाँ पर होता है इनर्ट गैसेस या कहें कि अक्रिय गैसें। अब इसमें क्या होता है, ये जो आपको कुछ ऐसा कॉइल के फॉर्म में दिख रहा है, तो ये जो कॉइल के फॉर्म में, ये आपका टंगस्टन फिलामेंट है। क्या है? टंगस्टन का फिलामेंट, जिसको हम कुछ कॉइल के फॉर्म में रखते हैं। इसका रीजन भी हम आगे देखेंगे कि हम क्यों रखते हैं, ठीक है। अब जब कॉइल के फॉर्म में हमने रख दिया, इसको सपोर्ट करने के लिए जो सपोर्टिंग वायर है ना, वो कुछ इस तरीके का है। दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है ना?
ठीक है, ये जो है आपका सपोर्टिंग वायर है जिसके थ्रू वो फिलामेंट जो होता है सपोर्टेड होता है। अब ये सपोर्टिंग वायर यहां से कनेक्टेड है। अब आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन कह रहा है कि जो फिलामेंट को सपोर्ट करने वाले दोनों वायर हैं, इन दोनों का टेम्परेचर कम क्यों होता है, जबकि इस फिलामेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि वो कितना श्वेत दीप्त प्रकाश हमको दिखाता है ना। यानी कि बहुत हाई लाइट हमको जो यहाँ से दिखती है वो इसके हाई टेम्परेचर की वजह से दिखती है। लेकिन इस सपोर्टिंग वायर का अगला सिरा, यानी कि कहना चाहिए ये पार्ट जो है सपोर्टिंग वायर का, क्यों उतना हाई टेम्परेचर में नहीं होता, क्यों उतना गर्म नहीं होता। आइए बढ़िया से समझते हैं कि क्यों गर्म नहीं होता। कह रहा है कि जो हमारा इनकैंडेसेंट लाइट होता है ना, ये जो दीप्तिमान प्रकाश होता है, दीप्तिमान प्रकाश का मतलब जो बहुत तेजी से लाइट आ रही है, वो जो होता है कैसे जनरेट होता है, उसमें जो हीट जनरेटेड होती है ना वो रेजिस्टेंस के थ्रू होती है। ठीक है, वो जो हीट है ना उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता रहा है रेजिस्टेंस से। एक बात बताओ, देखो R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई ए होता है। ठीक है, हमको पता है R इज इक्वल टू होता है रो L बाई ए, यानी कि रेजिस्टेंस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी के, एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जब हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, उस तार में से हीट ज़्यादा होगी, हीट ज़्यादा होगी तो हमारा बल्ब क्या होगा, प्रकाशित होगा। ठीक है, तो हम जो ऐसा फिलामेंट बनाते हैं ना, टंगस्टन को अभी हमने देखा कि कुछ ऐसा एज अ कॉइल करते हैं ताकि उसकी लेंथ बढ़ जाए। लेंथ बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब ये रेजिस्टेंस और टेम्परेचर कैसे डिपेंडेंट है, देखो जब हमारा ये रेजिस्टेंस हमारा इसका जब बढ़ा रहे हैं तो क्या होता है कि आपका जो लॉस होता है ना वो I स्क्वायर R लॉस होता है। अब जब I स्क्वायर R बढ़ाना है यदि आपको, यानी कि इस तार में से आपको हीट बढ़ाना है, और यदि हीट बढ़ाओगे तो करंट और रेजिस्टेंस दोनों बढ़ाना पड़ेगा। भाई सप्लाई तो कांस्टेंट ही आ रही है, 220 वोल्ट ही आ रही है ना घर में, आप उतनी देते हो ना बल्ब को, तो जब उतनी देते हो तो क्या बढ़ाओगे, करंट तो उतनी आ रही है, लेकिन रेजिस्टेंस हम बढ़ा सकते हैं। रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ाते हैं तो हीट बढ़ जाती है, हीट बढ़ जाती है तो हमारा जो ये फिलामेंट है वो ज़्यादा प्रकाश देता है। ठीक है, अब जब इस फिलामेंट को हमने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, इसका रेजिस्टेंस हम बढ़ा दिए तो क्या हो गया, इसका रेजिस्टेंस हाई है और ये हमको ज़्यादा टेम्परेचर दे रहा है, लेकिन इसको सपोर्ट करने वाले जो दो वायर थे इसका रेजिस्टेंस हमने कम कर दिया, और कम कर दिया तो वो क्या होंगे, थोड़े कम गर्म होंगे। तो क्लियर हुआ, गर्म होने और रेजिस्टेंस के बीच का कंसेप्ट वही लिखा है यहाँ पर पूरा कि टू जनरेट अ लॉट ऑफ हीट यू नीड अ बिग रेजिस्टेंस। आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए यदि आप ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो। ठीक है, रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन रेजिस्टिविटी, यस, एंड द लेंथ ऑफ द वायर, यस। हमने देखा big resistivity helps to create a big resistance, but since you can change the thickness and length of the filament in a light bulb, you can control the resistance। ठीक है, तो हम जो फिलामेंट के रेजिस्टेंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी थिकनेस, उसकी लेंथ को चेंज करके। क्लियर हुआ। अब देखो इस पूरी थ्योरी में आप तो भूल गए होंगे कि आपका क्वेश्चन क्या था, लेकिन इस पूरी थ्योरी से ये क्लियर हो गया कि बल्ब से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, होंगी तो आप क्वेश्चन कर लोगे ना, कर लेंगे बच्चे। ठीक है, बढ़िया बढ़िया कमेंट करते हैं, यस मैम बहुत अच्छा लगता है मेरे को। ऐसे ही कमेंट करते रहो और ऐसे ही लेक्चर्स शेयर करते रहो, देखते रहो। ठीक है, चलो अब अपन आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, अभी तक हमने पूरी थ्योरी समझी। अब हमारा जो क्वेश्चन था कि जो आपका विद्युत लैंप है उसका फिलामेंट तो श्वेत तप्त होता है, लेकिन वायर का सिरा थोड़ा ही गर्म होता है, क्यों? 3 ऑप्शन है कि इसमें से होकर थोड़ी सी धारा प्रवाहित होती है, नहीं भाई, जितनी सप्लाई से आ रही है वो पूरी धारा जाती है। इसका प्रतिरोध काफी कम होता है, यस। अगला है इसका गलनांक काफी अधिक होता है, नहीं, फिलामेंट का गलनांक अधिक होता है। इस बात को क्लियर रखना,
यहाँ पर ये मिस्टेक है, ग्रीन दिखा रहा है लेकिन इसका ऑप्शन भी है। फिलामेंट का गलनांक हम अधिक रखते हैं ताकि वो हाई टेम्परेचर में भी क्या हो, गले नहीं, मेल्ट नहीं हो। अभी देखा भी था आपने कि 2700 डिग्री मतलब आपका सेल्सियस टेम्परेचर है, वहां पर 2700 केल्विन टेम्परेचर है, सॉरी, तो उतने टेम्परेचर पर भी वो मेल्ट नहीं हो, तो इसलिए ये काले लोहे के बने होते तो फालतू बात है। तो हमारा ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन बी, हम उसका प्रतिरोध यानी कि सपोर्टिंग वायर का रेजिस्टेंस कम रखते हैं, जिससे कि क्या होता है कि वो वायर थोड़ा कम गर्म होता है। और रेजिस्टेंस किसका ज्यादा रखते हैं, फिलामेंट का। फिलामेंट का मेल्टिंग पॉइंट हाई रखते हैं। तो क्लियर हुआ, बल्ब से क्वेश्चन कुछ भी बने, बल्ब का ये वाला पिक्चर दिमाग में रखोगे, सपोर्टिंग वायर यानी टंगस्टन वायर का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, ठीक है, साथ ही क्या होगा, सपोर्टिंग वायर का रेजिस्टेंस कम होगा, और इस टंगस्टन वायर का आपका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई के साथ साथ रेजिस्टेंस भी हाई होगा, ताकि हमें मैक्सिमम टेम्परेचर मिले। लगभग कितना, 2700 से 3300 केल्विन का टेम्परेचर होता है, तभी हमें व्हाइट येलो लाइट मिलती है। क्लियर। तो इस मतलब एक क्वेश्चन तो हमने किया ही कि सपोर्टिंग वायर क्यों कम गर्म होता है, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस उसका कम होता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ हमने 3-4 क्वेश्चन कर लिए कि हमारा मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, टंगस्टन वायर जो होता है उसकी डिपेंडेंसी कैसी है रेजिस्टेंस पे, है ना, ये चीज हमने क्लियर करी। क्लियर हुआ बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह आपूर्ति जो कंडेंसर से होकर नहीं गुजरती है वह क्या है। द सप्लाई दैट कैन नॉट बी पास्ड थ्रू द कंडेंसर कौन सी है, एसी सप्लाई, डीसी सप्लाई या 12 वोल्ट एसी सप्लाई, या इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सर्किट। अब हमको पता है कि भाई हमारा जो कंडेंसर होता है, कैपेसिटर होता है, उसमें से एसी सप्लाई पास होती है, डीसी को वो ब्लॉक कर देता है। अब हमें कैसे पता है, अभी हम वो देखते हैं। यदि आपको याद रखना है बच्चों तो कैसे याद रख सकते हो कि हमारा जो फैन होता है उसमें कैपेसिटर लगा होता है, सभी चिल्लाते हैं ना कंडेंसर खराब हो गया, कंडेंसर खराब हो गया, फैन स्लो चल रहा है, ठीक है। तो हमारा फैन में क्या होता है, कंडेंसर यूज होता है। तो फैन में कौन सी सप्लाई आ रही है, एसी सप्लाई आ रही है। घरों में, सभी घरों में क्या एसी सप्लाई है, डीसी सप्लाई तो नहीं है ना, एसी सप्लाई आती है। तो हमारा कंडेंसर जो है एसी सप्लाई में काम करता है, इससे हम याद रख सकते हैं। डीसी में काम नहीं करता। डीसी में काम क्यों नहीं करता वो देख लेते हैं, ठीक है। डीसी में काम क्यों नहीं करता हमारा जो कैपेसिटर, क्योंकि हमारा जब कैपेसिटर है, कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर में यदि मैं बात करूं किसकी, कैपेसिटर में मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी की, कि हमारा जो कैपेसिटर है ना, हमारा जो कैपेसिटर है उसमें जो रिएक्टेंस होता है XC इज इक्वल टू होता है, XC इज इक्वल टू होता है 1/ωc, जिसमें कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ओमेगा इज इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है आपकी, फ्रीक्वेंसी। समझना बहुत कठिन नहीं है, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम के बच्चे समझ सकते हैं। एक बार समझ लोगे तो जिंदगी भर भी याद रहेगा, ठीक है। अब हमारा XC इज इक्वल टू 1/ωc हमने पढ़ा है, XL इज इक्वल टू होता है ωL, ठीक है। अब हमारा XC इज इक्वल टू 1/ωc, वेयर ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी। लेकिन हमको क्या पता है कि डीसी सप्लाई होगा, यदि डीसी सप्लाई होगा तो डीसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। और डीसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0 कर दिया तो आपका XC इज इक्वल टू 1/0 इज इक्वल टू क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। भाई XC इन्फिनिटी आ गया। और हमको पता है कि करंट बराबर क्या होता है, V/R होता है। लेकिन यहाँ पर 3 फेज सप्लाई में XC होता है और V/ हमने XC की वैल्यू कितनी निकाली, इन्फिनिटी। तो करंट बराबर आ गया आपका 0 आ गया। रीजन देखो, करंट हो गई 0। भाई जब करंट हो गई 0 तो वो क्या कर देगा, डीसी को ब्लॉक कर देगा। भाई करंट ही नहीं मिल रही है आपको, 0 करंट मिल रही है, तो क्या हो जाएगा कि जो हमारा कंडेंसर होता है वो सिर्फ और सिर्फ एसी सप्लाई को पास करता है, डीसी को पास नहीं करता। क्लियर रहेगा, याद रहेगा हमेशा। इसमें ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो मतलब एकदम ही अलग हो। बस इतना समझो कि जो ये XC होता है, रिएक्टेंस जो होता है, इज इक्वल टू 1/ωc होता है। और ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, हमें पता है कि हमारा डीसी सप्लाई मतलब क्या है,
कांस्टेंट सप्लाई जा रही है। और जब कांस्टेंट सप्लाई जा रही है तो यहाँ पर क्या नंबर ऑफ साइकिल है? नहीं है। नंबर ऑफ साइकिल इज इक्वल टू है 0, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू है 0, और फ्रीक्वेंसी 0 होने से हमारी करंट क्या आ रही है? 0। तो क्लियर हुआ कि हमारा कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक क्यों करता है। भूलेगा तो नहीं भूलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन फॉर द लाइट बल्ब बर्स्टिंग? किस कारण से विद्युत बल्ब के फटने पर हल्का धमाका होता है? 2006 में पूछा है क्वेश्चन, आरआरबी के टीए और टीसी 2 पेपर में, टिकट होता है ना, टिकट असिस्टेंट एंड टिकट वाले पेपर जो होते हैं, ठीक है। आरआरबी में 2006 में 2 बार पूछा है क्वेश्चन, सोचो, ठीक है। व्हाट इज द रीजन फॉर द लाइट बल्ब बर्स्टिंग? जब आपका बल्ब थोड़ा सा फूटता है तो थोड़ी सी आवाज आती है ना, सुना होगा कुछ लोगों ने। क्या रीजन है उसका? पहला कह रहा है अंदर के गैसों के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण। अगला कह रहा है अचानक संपीड़ित गैसों के बाहर निकलने के कारण। तीसरा कह रहा है निर्वात स्थानों को भरने के लिए वायु के तीव्रता से जाने के कारण। अगला कह रहा है कोई अन्य कारण से। भाई कॉमन सेंस लगाएंगे अपन, यदि कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नहीं लगाएंगे तब तो फिर मैडम बताएंगी ही, ठीक है। लेकिन कॉमन सेंस लगाएंगे तो हमको समझ में आ रहा है यार कि वो बल्ब है तो सबसे पहले उसमें क्या जा रहा है? एयर ही जा रही है। बल्ब फूटा तो क्या हो रहा है? एयर ही आ रहा है। नहीं ये गैस वैसे क्या है इसने फालतू का, नहीं उसमें एयर ही आ रही है। तो हम खट से थर्ड ऑप्शन लगाएंगे और सी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है ना। वेट हमारा थर्ड नहीं क्लियर, यस आंसर सी है हमारा। अब देखो कैसे होता है। अब इतने बार हम बल्ब देख लिए कि भैया हमारे दिमाग में सिर्फ बल्ब ही बल्ब चल रहा है, ठीक है ना, दिमाग में सिर्फ बल्ब ही बल्ब चल रहा है। इतने बार बल्ब के क्वेश्चन देख लिए। हमको पता है कि जो बल्ब होता है यहाँ पर फिलामेंट होता है और यहाँ पर कुछ अभी देखा हमने इनर्ट गैसें भरी होती हैं। जैसे ही बल्ब फूटा या टूटा आपका तो क्या होगा कि उस पे अंदर क्या होगा? एयर एंटर करेगी। सबसे पहले जो काम होगा वो क्या होगा भाई? वो एयर एंटर करेगी, क्योंकि वो पूरे वातावरण में, पूरे हमारे वातावरण में क्या है? वायु विद्यमान है, और वायु विद्यमान है तो क्या करेगी? उस पे आएगी। जैसे ही एंटर करेगी उसके अंदर तो एंटर करती है निर्वात स्थान में हवा, तो क्या होती है? एक नॉइस प्रोड्यूस होता है, जिसको कहेंगे कि वायु निर्वात स्थान को भरने के लिए वायु के तीव्रता से जाने के कारण क्या होगा? आपका नॉइस प्रोड्यूस हो रहा है या क्या हो रहा है? साउंड आ रहा है बल्ब के फटने पर। तो किस कारण से विद्युत बल्ब के फटने पर साउंड प्रोड्यूस होता है? तो हम क्या कहेंगे? धमाका होता है, क्योंकि वायु जो है वो निर्वात स्थान पर तेजी से एंटर करती है। क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेगर इज अ मेजरिंग डिवाइस। मेगर मापने का उपकरण है, यानी मेगर जो है इन ऑप्शन में से किन चीजों को मेजर करता है? तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि बहुत कम प्रतिरोध, या इंसुलेशन प्रतिरोध, या एक कुंडली का क्यू मेजर करता है, या एक कुंडली का प्रेरकत्व मेजर करता है। इंडक्टेंस मेजर करता है या क्यू मेजर करता है? इंसुलेशन रेजिस्टेंस या वेरी लो रेजिस्टेंस? भी हमको पता है हमारा जो मेगर होता है वो थोड़ा सा देख लो आपकी कैसा दिखता है। कहाँ पूछा ये क्वेश्चन? एसएससी में 2003 का क्वेश्चन है, एसएससी का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। क्या कह रहा है एसएससी का क्वेश्चन? कह रहा है कि मेगर जो है क्या मेजर करता है। तो आइए दिखाते हैं कि जो अपना मेगर जो एक इंस्ट्रूमेंट है वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, जिसमें एक यहाँ पर डिजिटल डिस्प्ले लगा होता है, जिसमें कि आपकी वैल्यू शो होती है। वायर लीड्स को हम किससे कनेक्ट करते हैं? पहले तो ये जान लो कि ये जो मेगर है ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज होता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस मतलब कभी तार देखा है? तार के ऊपर इंसुलेशन होता है ना, केबल्स उनके ऊपर इंसुलेशन होता है ना, तो उस इंसुलेशन का रेजिस्टेंस कितना है वो मेजर करने के लिए हम मेगर इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? ये यहाँ पर स्विच लगी हुई है सेलेक्टर इंडिकेटर के लिए। आप प्रेस करोगे इंडिकेटर बटन को तो आपकी वैल्यू शो हो जाएगी। ये बस देख लिए तो अब आपको याद रहेगा, जीवन भर याद रहेगा कि हमारा मेगर इंस्ट्रूमेंट कुछ ऐसा दिखता था, मैम ने बताया था। और किस लिए यूज होता है? इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर। इंसुलेशन रेजिस्टेंस को क्या करता है? मेजर करता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉमनली यूज
नाइक्रोम, हमारा जो नाइक्रोम है सामान्यतः किस चीज में उपयोग किया जाता है? बनाने के लिए, फाइबर ऑफ द लैम्प बनाने के लिए, हीट पाइप बनाने के लिए, बाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर या इन कॉम्बिनेशन विथ बैटरीज। क्या क्या? लैंप का तंतु बनाने में, ऊष्मक की कुंडली बनाने में, या ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग करने में, या बैटरियों के संयोजन में। नाइक्रोम किसमें यूज होता है? अब हमारे टंगस्टन और नाइक्रोम जैसे शब्द आते हैं तो क्या आता है दिमाग में कि भाई क्यों यूज होते हैं? लैंप की तंतु या ऊष्मक की कुंडली या ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग या कि आपका बैटरियों का संयोजन। अब देखो थोड़ा सा नाइक्रोम के बारे में पहले जान लो, ठीक है, फिर हम आते हैं कि इनमें से किस में यूज होता है। पहले हम पढ़ लेते हैं नाइक्रोम्स क्या है। भाई जो नाइक्रोम है आपका वो ना कुछ सिल्वरी कलर का दिखता है, ठीक है, अभी दिखाती हूँ किस कलर का दिखता है। सिल्वरी ग्रे इन कलर होता है जो कि कोरिजन रेजिस्टेंट होता है, जिसमें भाई जंग वंग लगने का कोई टेंशन नहीं होता, एंड हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। भाई ये तो वही प्रॉपर्टी हो गई जैसे टंगस्टन की होती थी। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, 1400 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, कितना? 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। बिकॉज ऑफ इट्स लो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, ठीक है, बनाने में थोड़ा सस्ता होता है, स्ट्रेंथ अच्छी होती है, डक्टिलिटी अच्छी होती है, रेजिस्टेंस ऑफ ऑक्सीडेशन, तुरंत मतलब ऑक्सीजन से जो रिएक्शन जो है जल्दी नहीं करता है, ठीक है, स्टेबिलिटी होती है हाई टेम्परेचर पर, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइक्रोम इज वाइडली यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट। ये पॉइंट बड़े काम का है कि नाइक्रोम जो है हमारा इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट में ज्यादा यूज होता है इन एप्लीकेशन सच एज हेयर ड्रायर एंड हीट गन्स। भाई सभी लोग आजकल हेयर ड्रायर वगैरह यूज करते हैं, लड़कियां तो करती होंगी, लड़कों का, लड़के भी करते हैं यार आजकल, तो सब आजकल फैशनेबल हो गए हैं ना। तो आप लोग जब यूज करते हैं हेयर ड्रायर तो उसमें जो वायर होता है ना अंदर का, वो किसका बना होता है? वो जो है आपका फिलामेंट उसका नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम कुछ इस तरीके का दिखता है, किस कलर? देखो सिल्वर ग्रे कलर है ना, सिल्वर ग्रे कलर है, कुछ इस तरीके का दिखता है। तो हमें समझ आया कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, ठीक है, ये क्यों यूज होता है, इसकी प्रॉपर्टी हमने देख ली। अब ये क्या फिट बैठ रहा है बताओ जरा, आप ही बताओ मुझे कौन से ऑप्शन में फिट बैठ रहा है। तो ऑप्शन है आपके सामने, बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन में ये फिट बैठ रहा है। भाई उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, कोरोजन भी नहीं है, ठीक है, हमने पढ़ा भी कि हीटिंग एलिमेंट में होता है यूज। तो हीटिंग एलिमेंट क्या होगा भाई? इन द हीट पाइप, या कहें कि ऊष्मक की कुंडली बनाने में। यस, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? क्लियर? कहाँ का क्वेश्चन सॉल्व किया हमने? कब का क्वेश्चन था? RAS का था भैया 2004 में, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर ले रहे हैं। भरोसा नहीं कि SSC या रेलवे में भी कभी ये पूछ लेगा, ठीक है, उसी से रिलेटेड चलता आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये तो हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक कैरिंग फोर्स इज इक्वल टू द, जो हमारा EMF होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कहना चाहिए विद्युत वाहक बल जो है वो किसके बराबर होता है? बल के, ऊर्जा के, या एनर्जी पर यूनिट के, या कार्य के। तो हमारा जो विद्युत वाहक बल होता है ये RRB चंडीगढ़ ESM 2004 का क्वेश्चन है, रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए बताते हैं। अब जो हमारा EMF होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF इज इक्वल टू क्या होता है? E इज इक्वल टू W/Q लिखा हुआ है। तो भाई अब इसमें क्या ही बचा, जब W/Q है तो क्या हो जाएगा? जूल पर कूलॉम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कार्य की ऊर्जा, कार्य की इकाई जूल। और हमारे ऑप्शन क्या थे? हमारे थे कि इसमें से क्या है, तो ना बल है ना ऊर्जा है। ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश बोलो या जूल पर कूलॉम भी पूछ सकता है। यहाँ पर ऑप्शन है ऊर्जा, क्योंकि हमने देखा E इज इक्वल टू क्या है? W/Q। तो हम क्या कहेंगे? W कार्य क्या? ऊर्जा ही है, तो ऊर्जा प्रति आवेश, Q को आवेश बोल रहा है तो ऊर्जा प्रति आवेश की यूनिट से कह सकते हैं। देखो वही क्वेश्चन है, उसको कैसे ट्विस्ट कर दिया। ये भी पूछ सकता है, दोनों की इकाइयां भी कर सकता है, ठीक है, इकाइयां बोलेगा तो आप क्या करोगे? जूल प्रति कूलॉम भी बोल सकते हो। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट, एक चुंबकीय क्षेत्र क्या विक्षेपित करता है? क्या अल्फा कण, बीटा कण, अल्फा एवं बीटा दोनों, या दोनों को नहीं करता है? अब ये अल्फा कण बीटा कण क्या होते हैं ये थोड़ा सा जान लो, ठीक है। अब जो हमारा अल्फा कण होता है ना, ये
आओ देखते हैं कि हमारा इसका अल्फा कण क्या है। ठीक है, अल्फा जो पार्टिकल है आपका, अल्फा एंड बीटा जो होते हैं दोनों ही चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, जिसमें कि अल्फा पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, बीटा नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, जबकि गामा न्यूट्रल होता है। अल्फा इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड बीटा इज नेगेटिवली चार्ज्ड, हेंस दीज आर द डिफ्लेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अगली बार मैग्नेटिक की जगह इलेक्ट्रिक भी कर सकता है क्वेश्चन में। Whereas the gamma radiation अनचार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, जिसकी वजह से उनमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाएं चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाएं। इससे आसान डायग्राम नहीं हो सकता तुम लोग के लिए। ठीक है, देखो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड बना है, क्वेश्चन में बोला था मैग्नेटिक फील्ड, हमने एन और एस से मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। इसमें हमने तीनों रेस भेजी, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा आई और यूं चली गई, बीटा आई और यूं चली गई, लेकिन गामा जैसे आया वो वैसे ही चला गया, क्योंकि इसमें कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ ना भैया, ये न्यूट्रल है। अल्फा हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और बीटा हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, तो इसलिए ये दोनों क्या करेंगे, डिफ्लेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड में। क्लियर हुआ? चलिए, तो हमारा क्या ऑप्शन होने वाला है, हमारा ऑप्शन होने वाला है मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स। यस, आंसर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला देखते हैं, विच एलिमेंट इज यूज्ड इन अ स्टोरेज एक्यूमुलेटर बैटरी। जो स्टोरेज संचयक बैटरी होती हैं, जो स्टोर करने वाली बैटरीज होती हैं, ठीक है, उनमें किस तत्व का प्रयोग होता है? भाई हमको पता है, हमने देखा है बैटरी, ठीक है, लेकिन मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ, सभी लोग अपने घर में देखे हैं बैटरी, भाई स्टोरेज के लिए यूज होती है। ठीक है, ये आपकी बैटरी है जो स्टोरेज बैटरी होती है, जैसे इन्वर्टर वगैरह यदि घर में लगा हुआ है तो बैटरी रखी होती है। ठीक है, तो ये बैटरी हमारी स्टोरेज के लिए यूज होती है, जिसमें जो हमारा विलयन होता है ना, वो सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है, साथ ही हमारी लेड की 2 छड़ें होती हैं। इससे पहले भी क्वेश्चन बना है कि इस बैटरी में हमारी किस चीज की छड़ होती है, तो देखो लेड की छड़ होती है, एक जो कैथोड होता है, और जो एनोड होता है वो PbO2 का इलेक्ट्रोड होता है। तो हम क्या कहेंगे, जो हमारी स्टोरेज बैटरी है उसमें क्या यूज हो रहा है, एक तो सल्फ्यूरिक एसिड हो रहा है और दूसरा लेड यूज हो रहा है, इसके अलावा तीसरा कुछ यूज हो रहा है? भाई नहीं यूज हो रहा है। तो अपना ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन ए इज बिट, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अपना आंसर हो जाएगा लेड। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट इन्वेंटेड द लाइटनिंग कंडक्टर। किस वैज्ञानिक द्वारा तड़ित चालक का आविष्कार किया गया था? तड़ित चालक क्या होता है, हमने पढ़ा है, विद्युत विसर्जन जो होता है वो तड़ित चालक के थ्रू होता है। विद्युत विसर्जन का मतलब कि जब 2 वायर टकराए तो बहुत हाई पावर में इलेक्ट्रिसिटी जो आई वो आई, उसने ग्रास्प किया और उसको ग्राउंड कर दिया। तो वो जो तड़ित चालक था उसका आविष्कार किसने किया था, क्वेश्चन पूछ रहा है आपका। तो क्वेश्चन है, आंसर है बेंजामिन फ्रैंकलिन इन्वेंटेड द तड़ित चालक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, कि लाइटनिंग कंडक्टर को किसने आविष्कार किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। क्लियर हुआ? ये किसका क्वेश्चन था, आरआरबी एएसएम 2003 में पूछा गया है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर एएसएम, ठीक है, उसमें पूछा गया था। तो ये रहा आज का क्वेश्चन डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए और हमारे अद्वैत एजुकेशन के साथ बने रहिए। थैंक यू क्लास।